मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स पर। दोस्तों, आज का हमारा विषय माल विक्रय संविदा या जिसको हम कह लें माल विक्रय अधिनियम 1930 उसके बारे में है। उसका एक टॉपिक है नीलाम द्वारा विक्रय। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि नीलाम द्वारा विक्रय का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कैसे होता है। तो ये जो नीलाम द्वारा विक्रय का जो विक्रय संविदा अधिनियम 1930 के अंतर्गत है, या हम ये कहें कि जो माल विक्रय संविदा 1930 है वो ना केवल एलएलबी के स्टूडेंट के लिए बल्कि जो बीकॉम के स्टूडेंट हैं जिन्होंने कि बिजनेस लॉ के रूप में अपना सब्जेक्ट लिया हुआ है, उन लोगों के लिए भी ये एक सब्जेक्ट के रूप में है और उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा अगर वो इस वीडियो को देखते हैं। तो दोस्तों, आज हम नीलाम द्वारा विक्रय पढ़ेंगे, परंतु उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने कर लिया है वो ठीक है, पर जिन लोगों ने नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोने में जो एक बेल आइकन दिया गया है, अगर आप उसको क्लिक करते हैं तो मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। तो हम बात करते हैं नीलाम द्वारा विक्रय की। नीलाम विक्रय माल बेचने की एक विशेष प्रणाली है। सामान्यतः एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, जो कि चूँकि अब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट इतना सारा पढ़ चुके हैं, तो एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीज़ें होती है वो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि विक्रय में माल खरीदने का प्रस्ताव क्रेता या विक्रेता दोनों में से किसी भी की भी तरफ से हो सकता है। देखिए, जैसे कि एक मकान है, उस मकान को बेचना है। अब बेचने के लिए या तो जो बेचने वाला है वो भी प्रस्ताव ला सकता है, ये जो खरीदने वाला है वो भी मकान को खरीदने का प्रस्ताव ला सकता है। तो इसमें दोनों व्यक्ति प्रस्ताव को ला सकते हैं। लेकिन नीलाम द्वारा जो विक्रय करार होता है या नीलाम द्वारा विक्रय में माल खरीदने का प्रस्ताव जो है वो हमेशा क्रेता की तरफ से ही होता है। विक्रेता अपनी नीलाम की घोषणा द्वारा जनता को मूल्य का प्रस्ताव देने के लिए आमंत्रण देता है। भाई, नीलाम किसी वस्तु को नीलाम करने की एक घोषणा की जाती है और ये घोषणा का मतलब होता है कि प्रस्ताव देने के लिए आमंत्रण करना। मतलब किसी एक व्यक्ति के लिए वो प्रस्ताव नहीं है, बल्कि वो प्रस्ताव देने के लिए आमंत्रण है। कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट को आप पढ़ेंगे तो आपको प्रस्ताव देने के लिए जो आमंत्रण है वो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ हम किसी एक पर्सनल व्यक्ति को प्रस्ताव नहीं दे रहे हैं, बल्कि प्रस्ताव का आमंत्रण है। और आमंत्रण कैसे है कि नीलाम की घोषणा जो है वो हमने या तो न्यूज़पेपर में निकाली है या हमने किसी पर्चे पे छपवाई है, मतलब किसी भी ऐसे माध्यम से कि हम इस वस्तु को नीलाम कर रहे हैं। तो नीलामी का मतलब होता है कि जो भी खरीदना चाहता हो वो सारे व्यक्ति वहाँ पर आ सकते हैं। तो ये प्रस्ताव के लिए आमंत्रण कहलाता है। इस प्रणाली में नीलामकर्ता सबसे अधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति को माल बेच देता है। नीलाम द्वारा विक्रय के संबंध में कुछ विशेष प्रावधान धारा 64 में दिए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। अब नीलाम का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा कि नीलाम विक्रय क्या होती है। भाई, एक कोई वस्तु है, उस वस्तु की नीलामी होती है। उस नीलामी में जो बेचने वाला है वह घोषणा करता है कि ये वस्तु है और इसको नीलाम करना है। और वो नीलाम घोषणा कैसे करता है, वो न्यूज़पेपर में किसी ऐसे माध्यम से करता है कि अधिक से अधिक लोगों को इस बारे में जानकारी हो जाए। तो ये इस प्रकार का जो वो घोषणा करता है वो प्रस्ताव के लिए आमंत्रण कहलाता है। और प्रस्ताव के लिए आमंत्रण है इसलिए इसमें सारे लोग आते हैं जो उस वस्तु को खरीदना चाहते हैं, और फिर उसमें बोली लगाते हैं। और नीलामकर्ता बोली लगाता है कि हम इतने में बेच रहे हैं, और जो सबसे ऊंची बोली लगाता है, जो सबसे अधिक बोली लगाता है, उसको वो वस्तु बेच दी जाती है। तो ये नीलाम की जो है प्रोसेस है। और नहीं तो आपने किसी न किसी मूवी में तो देखा ही होगा कि कैसे वस्तु को नीलाम किया जाता है। अब इसके कुछ विशेष प्रावधान दिए धारा 64 में, वो हम देख लेते हैं। जहाँ माल का विक्रय लाटों में हो। भाई, लाट तो आप लोग समझते होंगे कि जैसे आप मान लीजिए कि सब्जी नीलाम हो रही हो, तो सब्जी नीलाम हो रही हो तो अलग अलग जो पोटलियाँ बना के रखी जाती हैं वो उसका लॉट कहलाता है कि 1 लॉट 2 लॉट। तो जहाँ की माल पृथक पृथक लॉट्स में रखा जाता है, वहाँ हर एक लाट के बारे में प्रथम दृष्टया ये समझा
जाता है कि वह विक्रय की एक पृथक संविदा का विषय है। देखिए, अगर एक से अधिक लॉट है तो ये समझा जाता है कि इसको अलग अलग नीलाम किया जाएगा। मान लीजिए आप सब्जी मंडी गए हैं, वहाँ पे एक ही व्यापारी है, लेकिन उस व्यापारी ने एक अपने जो लॉट है आलू का, प्याज का, लहसुन का, ऐसे अलग अलग उसने अपने लॉट रख रखे हैं। तो अलग अलग लॉट का मतलब यही होता है कि वो अलग अलग उसकी संविदा उसके साथ की जाएगी, मतलब वो अलग अलग उसको नीलाम करेगा। नीलाम में विक्रय कब पूर्ण होती है? अब नीलाम द्वारा अगर किसी वस्तु को बेचा जा रहा है तो नीलाम कब पूरा हो जाएगा? तो नीलाम द्वारा विक्रय में विक्रय तब पूर्ण समझी जाती है जब नीलामकर्ता हथौड़ा गिरा देता है या अन्य किसी प्रचलित रीति से, जैसे 1, 2, 3 पुकार कर विषय का पूरा होने की घोषणा कर देता है। देखिए, नीलामी कब पूरी हो जाती है? जब नीलामी करने वाला जो हथौड़े से को ठोकता है उसको वो एक तरफ रख देता है, या फिर 1, 2, 3 ऐसा बोलता है और बोलता है कि विक्रय पूरा हो गया। तो ये 2 कंडीशन है जिसमें कि नीलाम विक्रय पूरा हो जाता है। जब तक इन तरीकों में घोषणा न की जाए, बोली लगाने वाला अपनी बोली वापस ले सकता है। देखिए, जिसने सबसे अधिक बोली लगा दी हो, एक मकान है, वो मकान की बोली लग रही है, एक व्यक्ति ने बोली लगा दी उसकी 50 लाख, लेकिन जो नीलाम करता है उसने उसकी बोली के ऊपर ना तो 1, 2, 3 बोला, ना उसने उस हथौड़ों को गिराया जो उसके पास था। तो ये दोनों कंडीशन से पहले वो चाहे तो अपनी बोली को वापस भी ले सकता है। अब ये निर्णय एक भारतीय वाद में दिया गया था। एक इंडिया में वाद था, कोर्ट में केस चला था, उसके अंतर्गत ये डिसीजन दिया गया था कि जब तक कोई व्यक्ति जो है वो घोड़े ये अपना हथौड़ा ना गिरा दे या 3 बार बोल के बोली को ख़त्म ना करे, नीलामी को वो वापस ले सकता है। इस वाद में यह भी निर्धारित किया गया था कि यदि हथौड़ा गिराने से पहले कोई बोली बोलने वाला अपनी बोली वापस ले लेता है तो उसकी जमानत राशि जब्त नहीं की जा सकती, परंतु यदि हथौड़ा गिराने के पश्चात बोली वापस लेता है तो उसका जो जमानत धन है वो जब्त किया जा सकता है। यही बात उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट की कि वादी की बोली एक प्रस्ताव मात्र है जिसे स्वीकार किए जाने के पूर्व वापस भी लिया जा सकता है। अब हम देखते हैं अपना अगला पॉइंट, विक्रेता द्वारा स्वयं बोली बोलने का अधिकार आरक्षित करना। विक्रेता स्वयं बोली नहीं लगा सकता है और ना ही किसी अन्य व्यक्ति को बोली लगाने के लिए खड़ा कर सकता है। यदि ऐसा किया जाता है तो नीलामी जो है वो शून्य करनी होती है। यदि माल का जो स्वामी है वो नकली बोलियां लगाकर माल की कीमत को बढ़वाता है तो क्रेता उस विक्रय को शून्य घोषित कर सकता है। कई बार यह भी देखने में आता है कि एक माल को बेचना है और जो विक्रेता है उसको लगता है कि मेरा माल की कीमत अधिक से अधिक मिले, तो वो क्या करता है कि नकली जो लोग रहते हैं उनको भी खड़ा कर देता है ताकि वो अधिक से अधिक बोली लगाएं ताकि उसका माल जो है ज़्यादा कीमत में बिके। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो क्रेता जो है उस विक्रय को शून्य कर सकता है, लेकिन विक्रेता चाहे तो पहले से ही बोली बोलने के अपने अधिकार को आरक्षित कर सकता है। ऐसी स्थिति में संविदा शून्य नहीं होती है, परंतु ऐसा आरक्षण करते समय विक्रेता केवल एक बोली लगाने वाला भी रख सकता है। यदि एक से अधिक रखता है तो ऐसी कीमत बढ़ाने के कारण धोखा माना जाएगा। अगर वो चाहता है कि वो भी इसको अब खुद खरीदने के लिए किसी को रख ले तो वो किसी व्यक्ति को रख सकता है, एक से अधिक को नहीं रख सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो ये कहा जाएगा कि उसने धोखा किया है। बोली लगाने का अधिकार अभिव्यक्ति रूप से भी आरक्षित किया जाना चाहिए और इस आशय को अधिसूचित भी किया जाना चाहिए, वरना विक्रेता द्वारा बोली लगाना विधिपूर्ण नहीं होगा। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है कि वो बोल दे पहले से, नीलामी के पहले वो बोल दे कि मैं अपनी तरफ से भी बोली लगवाना चाहता हूँ, चाहे तो वो उसको लिखित में दे दे या पहले नोटिफिकेशन कर दे या नोटिफाइड कर दे या बता दे, सूचना दे दे। अगला है विक्रेता नीलाम विक्रय को आरक्षित कीमत या अपसेट न्यूनतम कीमत के अधीन विक्रय करने के लिए भी अधिसूचित कर सकेगा। जिस प्रकार विक्रेता स्वयं बोली लगाने का अधिकार आरक्षित कर सकता है, उसी प्रकार वह यह भी आरक्षित कर सकता है कि वह माल इस न्यूनतम बोली से कम कीमत की बोली पर नहीं बेचा जाएगा।
वो एक निश्चित कीमत को निश्चित भी कर सकता है कि इतनी कीमत निश्चित है और इससे जो कम कीमत पे इस माल को नहीं बेचा जाएगा, वो ये चीज़ को भी आरक्षित, इस अधिकार को भी आरक्षित कर सकता है। इस प्रकार आरक्षित कीमत में यदि बोली कम है तो नीलामकर्ता उस बोली को स्वीकार कर अपने माल बेचने के लिए बाध्य नहीं होगा। अगर उसने कोई मूल्य आरक्षित नहीं किया है तो भी वह ये अपसेट कर सकेगा कि अपसेट मतलब न्यूनतम कीमत, यह सबसे ऊंची बोली को भी इनकार कर सकेगा। अगर उसने ये पहले से निश्चित नहीं किया है कि मुझे ये इतनी कीमत में बेचना है, तो भी उसके पास अधिकार होगा कि वह जो है कम कीमत आती है तो भी इनकार कर सकता है, और अगर उसको लग रहा है कि जितनी कीमत में वो चाहता था उतनी कीमत में उसका माल नीलाम नहीं हो रहा है, विक्रय नहीं हो रहा है, तो वो मना कर सकता है। ऐसी स्थिति में सबसे ऊंची बोली लगाने वाला भी नीलामकर्ता को विक्रय के लिए बाध्य नहीं कर सकता। जिसने सबसे ज़्यादा बोली लगाई हो वो भी उसको बाध्य नहीं कर सकता है कि मैंने बोली लगाई है तो तुमको ये माल मुझे देना ही होगा, चाहे विक्रेता ने कोई अधिकतम मूल्य आरक्षित नहीं किया हो। भाई उसने मूल्य तय ही नहीं किया था कि मुझे इतने मूल्य में बेचना है, लेकिन उसका मूल्य अगर अधिक भी आ रहा है और अगर उसको नहीं जम रहा है तो वो नहीं बेचेगा, परंतु ऐसा तभी कर सकेगा जब इस आशय की सूचना अधिसूचित कर दी गई हो। पर ये कंडीशन भी यहाँ दे दी है कि वो कब ऐसा कर सकेगा, जब ऐसा करने की उसने पहले से सूचना दे दी हो। एक वाद था जिसके अंदर नीलाम द्वारा काफ़ी बेची जा रही थी। उसमें शर्त ये थी कि विक्रेता कोई बोली या सबसे ऊंची बोली स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा। मतलब वो नीलाम द्वारा कॉफ़ी बेच तो रहा था, लेकिन उसने एक शर्त लगा दी थी कि मैं बाध्य नहीं हूँ, कि मैं कम बोली में भी बेच सकता हूँ, ज़्यादा बोली में भी बेच सकता हूँ, मैंने कोई कीमत निश्चित नहीं की है। वो अपनी अभिस्वीकृति का कारण बताने के लिए भी बाध्य नहीं था, मतलब वो अस्वीकृति के लिए कि मैं क्यों इसको अस्वीकार कर रहा हूँ, इसके लिए भी वो बाध्य नहीं था। उसका निर्णय अंतिम निर्णय होगा। तो मद्रास हाई कोर्ट ने इसमें दिया था कि नीलामकर्ता की द्वारा ऐसी घोषणा वैध होगी। पांचवा हमारा पॉइंट है कीमत बढ़ाने के लिए अपदेशी बोली का प्रभाव। यदि विक्रेता अपदेशी बोली यानी बनावटी बोली का प्रयोग कीमत बढ़ाने के लिए करता है तो विक्रय क्रेता के विकल्प पर शून्य करनी होगा, अर्थात क्रेता चाहे तो ऐसी बोली को शून्य घोषित करा सकता है। मतलब बनावटी बोली मतलब नकली बोली के किसी को खरीदना तो नहीं है लेकिन वो बोल रहा है, बोली लगा रहा है। छठा पॉइंट हमारा है निश्चित कीमत से अधिक बोली ना लगाने का करार। नीलाम द्वारा विक्रय में जिस प्रकार विक्रेता अधिकतम कीमत आरक्षित कर सकता है, उसी प्रकार यदि बोली लगाने वाले दो या अधिक व्यक्ति आपस में ये करार करते हैं कि वे एक दूसरे के विरुद्ध बोली नहीं लगाएंगे ताकि माल की जो बोली है कम कीमत पर छूट जाए या माल कम मूल्य पर प्राप्त किया जा सके, तो ऐसा करार विधि विरुद्ध नहीं होगा। इस प्रकार बोली लगाने वाले न्यूनतम कीमत वाली बोली को आपस में करार द्वारा आरक्षित कर सकते हैं, लेकिन वे विक्रेता को बाध्य नहीं कर सकते इसकी उस कीमत पर माल बेचा ही जाए। यदि विक्रेता ने कोई कीमत आरक्षित कर दी है तो बोली स्वीकार करने का अधिकार अधिसूचना द्वारा आरक्षित कर लिया है। देखिए यहाँ भी यही कह रहा है कि एक निश्चित कीमत से अधिक बोली न लगाने का करार। अगर दो व्यक्ति हैं, दो लोगों ने ये तय करा है, जो बोली लगाने वाले हैं उन्होंने ये तय करा है कि हम दोनों जो हैं वो बोली नहीं लगाएंगे, हम आपस में ये करार करते हैं कि हम एक दूसरे के विरुद्ध बोली नहीं लगाएंगे। अगर तुमने बोली लगा दी है तो फिर मैं नहीं लगाऊंगा। अगर दोनों ने ऐसा तय कर लिया है तो ये इनका तय किया गया जो कॉन्ट्रैक्ट है जो इन्होंने आपस में किया है वो वैध है। कब वैध है? जब बोली किस कंडीशन में वैध हो जाएगा? जब कीमत पर माल बेचा मतलब बेच दी जाए, यदि विक्रेता ने कोई कीमत आरक्षित कर दी हो या बोली स्वीकार नहीं करने का अधिकार उसने अधिसूचना द्वारा आरक्षित कर लिया हो तब। साथ है माल की जोखिम। नीलाम द्वारा विक्रय में विक्रय पूर्ण हो जाने तक माल की जोखिम नीलामकर्ता की ही रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि नीलाम करने के लिए माल उसके सुब्रत रहता है, तो जब तक माल उसके कब्जे में है जोखिम उसकी है। लेकिन विक्रय पूर्ण हो जाने के पश्चात, कब तक? विक्रय होने से पहले तक। लेकिन जैसे ही विक्रय हो गया उसके पश्चात जो माल की जोखिम है वो बोली लगाने वाले
के ऊपर आ जाती है। माल विक्रय अधिनियम की धारा 26 में जोखिम प्रथम दृष्टया माल के साथ संक्रांत हो जाती है सिद्धांत को स्पष्ट करती है। मतलब ये सिद्धांत क्या कहता है कि आपने अगर माल को खरीद लिया है तो उसके साथ जो जोखिम होगा आपने उस जोखिम को भी उसके साथ ले लिया है। अतः नीलाम द्वारा विक्रय में भी यह सिद्धांत लागू होता है। एग्जाम्पल के लिए देखें, विक्रय पूर्ण हो जाने के पश्चात माल की संपत्ति यदि दुर्घटना के कारण नष्ट हो जाती है तो उस जोखिम के लिए बोली लगाने वाला जिम्मेदार है। यदि नीलामकर्ता को जिम्मेदार भी ठहराया जाएगा तो एक विक्रेता के रूप में नहीं अपितु एक उपनिहिति के रूप में। उपनिहिति कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट में पढ़ाई है, कॉन्ट्रैक्ट सेकंड में पढ़ाई है, सॉरी फर्स्ट में तो नहीं सेकंड में पढ़ा है अपन ने। 8वां पॉइंट है प्रतिभूति निक्षेप। अभी हाल ही में केस है मेसर्स जेके एंटरप्राइजेस बनाम एमजी राज्य, एमपी राज्य का मध्य प्रदेश का एक केस है। इसके बाद में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निर्णय दिया था कि नीलाम विक्रय में यदि बोली लगाने वाला संविदा का पालन करने में असफल रहता है तो प्रतिभूति निक्षेप राशि को जब्त करना न्यायोचित होगा। अगर बोली लगाने वाला जो है वो संविदा का पालन नहीं कर पाता, बोली तो उसने लगा दी है लेकिन संविदा का पालन नहीं कर रहा है, तो उसने जो जमानत की राशि दी है, जो एक गारंटी के रूप में दिया है, उस राशि को न्याय मतलब जब्त किया जा सकता है। 9वां पॉइंट है नीलाम की बोली को अस्वीकार करने का अधिकार। नीलामकर्ता या उसके मालिक को ये अधिकार है कि वह नीलाम को अस्वीकृत कर दे, परंतु अस्वीकृति का आधार युक्तियुक्त व उचित होना चाहिए। एक केस है शमशाद कुरैशी बनाम अध्यक्ष जिला परिषद मऊ। इस केस में अधिकतम बोली लगाने वाले को अस्थायी बोली को अस्वीकार कर दिया गया था। अधिकतम बोली लगाने वाले की अस्थायी बोली को अस्वीकार कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि इसका मुख्य कारण ये था कि विशेष व्यक्ति बोली के समय उपस्थित नहीं था। ठीक है, एक व्यक्ति था जिसने अस्थायी रूप से बोली लगा दी, जो जिस व्यक्ति को खरीदना था वो तो था नहीं लेकिन दूसरे व्यक्ति ने लगा दी, तो यहाँ पर उसकी बोली को अस्वीकार कर दिया गया। और कारण ये बताया कि भाई जिस व्यक्ति को बोली लगानी थी वो तो उपस्थित ही नहीं था। न्यायालय ने इस आदेश को निरस्त कर निर्णय दिया कि संबंधित अधिकारी किसी नीलाम की बोली को विक्रय राशि की अपर्याप्तता के कारण तो अस्वीकार कर सकता है, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति ने बोली में भाग नहीं लिया या इस कारण उसे शामिल करने के आशय से बोली अस्वीकार नहीं की जा सकती। ठीक है, तो एक नीचे की कोर्ट ने तो ये सेशन न्यायालय ने तो ये फैसला दिया था कि भाई बोली निरस्त है, लेकिन जब ये हाई कोर्ट में गया तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई विशेष व्यक्ति मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बोली निरस्त होगी। अगला, अब दोस्तों हमने जो है विक्रय संविदा अधिनियम के अंतर्गत नीलाम द्वारा जो विक्रय की संविदा होती है उसके बारे में पढ़ा है। लॉकडाउन की वजह से थोड़ी सी दिक्कत मुझे भी आपको पढ़ाने में समझाने में आ रही है, क्योंकि स्लाइड जो है वो किसी वजह से बन नहीं पा रही हैं। तो पर कोशिश ये रहती है कि आपको जो मटेरियल अच्छे से अच्छा थोड़ा सा उपलब्ध करा दिया जाए ताकि लॉकडाउन में भी आपकी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रहे। आपको मुझे लगता है कि मेरी जो समस्या है अच्छी से स्लाइड ना दे पाना वो समझ में आ रही होंगी। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और कमेंट्स में कंजूसी ना करें। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।